आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के सेट 1 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों करने वाले हैं, जो कि सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न जो अभी करने वाले हैं वह प्रीवियस ईयर प्रश्न है और 1 जनवरी 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ आपको कितने नंबर आ रहे हैं इसकी जानकारी मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ताकि अगले सेट को और इम्प्रूव किया जा सके। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली कक्षाओं शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षाएं हैं, मतलब गणित की शिक्षिकाएं हैं, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या क्या होगी। मतलब सीधा तो देखिए, सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्कूल है जहाँ पर जो है 96 शिक्षिकाएं हैं, जिसमें से जो है 3/8 भाग जो है आपका उच्च स्कूली शिक्षा मतलब कक्षाएं में पढ़ाती है, वो 96 शिक्षक में से। और यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग अगर गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो कुल शिक्षिकाएं मालूम है। यहाँ पर टोटल कितना दिया है, देखिए टोटल जो आपके टीचर है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा। देखिए टीचर है वो कितना है भाई, 96 है आपका, ये तो कन्फर्म हो गया। अब जो यहाँ पर बोल रहा है कि 3/8 भाग जो है शिक्षिकाएं जो होता है उच्च स्कूली कक्षाएं में पढ़ाती है, तो कितना हो गया इसका 96 का 3/8 भाग कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उच्च, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ इसे समझने का। देखिए उच्च स्कूली जो आपके कक्षा में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं, मान लीजिए कक्षा में पढ़ाने वाली, मैं सभी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे, कितना भाग है यहाँ पर 3/8 भाग है। अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं कितना 96 से करेंगे, क्योंकि टोटल यही है, तो 8 से काटते हैं इसको, तो एक बार में 8 और 2 बार में 16, मतलब कि यहाँ पर हमारा कितना आ गया, ये देखिएगा उच्च स्कूली कक्षाएं में पढ़ाने वाली जो शिक्षक की संख्या है वो कितना हो जाएगा, 12 दिए 36 हो जाएगा। समझ गए। अगर हम बात करें कि गणित, यदि उच्च शिक्षिकाएं का 2/9 भाग जो है गणित शिक्षिकाएं हैं, तो गणित शिक्षिकाएं निकालिए भाई। गणित शिक्षिकाएं, देखिए गणित यहाँ पर हम लिख सकते हैं शिक्षिकाएं कितना भाग है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2/9 भाग। यहाँ पर कितना आया था, उच्च स्कूली कक्षाएं में नहीं ना। देखिए यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि उच्च स्कूली कक्षाएं शिक्षिकाओं जो है वही पढ़ाती है 2/9 भाग गणित, तो 2/9, लेकिन यहाँ पर हमको आ गया है कि उच्च में कितना पढ़ाती है शिक्षक, 36। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 ही लिखेंगे, ना कि टोटल लिखेंगे। समझ गए। और 9 से जब हम 36 को काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। और 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। तो अब जो है प्रश्न बोल रहा है तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं, देखिए तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उसकी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें तो आपको निकल के चला आया कि स्कूली जो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं में पढ़ाने वाली संख्या कितना है, 36 है, और गणित पढ़ाने वाली संख्या कितना है, 8 है। तो अब पूछ रहा है कि जो ऐसे शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 - 8 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 36 में से 8 घटाइए तो हमारा कितना आ जाएगा, 28 टीचर ऐसे हैं जो कि उससे मतलब उच्च स्कूली शिक्षिकाएं में जो है गणित नहीं पढ़ाती। समझ गए। तो यहाँ पर जो है 28 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। समझ गए। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एकदम इजी प्रश्न था, थोड़ा सा समझने का फिर था, आप बना लेंगे। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं थोड़ा इसे रब कर दूँ, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमारा यही है, थोड़ा मैं इसे कट कर दूँ, हमारा प्रश्न यहाँ पर शो कर जाएगा। ये देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये जो है हमारा 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न जो है आपको सोल्यूशन देना है यहाँ पर। इसको तो आसानी से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न को मैं यहाँ पर सोल्यूशन दे दूँ, 1/2 है माइनस यहाँ पर 2/3 माइनस 4/5। अब इसको सॉल्यूशन देने का क्या तरीका आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ब्रैकेट का काम करते हैं। चलिए ब्रैकेट का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ब्रैकेट का अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, 1/2 तो लिखिएगा ही, माइनस कीजिएगा, और ये ब्रैकेट में हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 हमारा आ जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, और 3 है तो यहाँ पर 5 तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
और यहाँ पर 5 थे 15, तो यहाँ पर 3 तो 12, समझ गए, ये 12 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो 1/2 माइनस, यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 12 है, तो माइनस में से घटेगा, 12 में से 10 घटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पर बटा में नीचे आ जाएगा 15, समझ गए। तब इसको हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन, इसी को कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं। 1/2 तो लिखेंगे ही, और ये देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ा रफ कर दूँ इसे, यहाँ देखिए कलर चेंज कर दूँ, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2/15 हो जाएगा। अब ये हो गया। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हम जब 2 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 15, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 2 है तो 4, मतलब कि हमारा 19/30 आंसर आपका यही आंसर आ जाएगा, समझ गए। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 19/30 ऑप्शन देखिए आपको कहाँ है, 19/30 ऑप्शन डी, समझ गए, ऑप्शन डी आपका इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 33 नंबर, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 33 यहाँ बोल रहा है कि संख्या इतना दिया है और इतना दिया है में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अंकित मूल्यों का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर संख्या कितना दिया है 4 7 8 2, और यहाँ पर दिया है 3 2 1 7 0, ये 2 दिया है, और बोल रहा है कि 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर, तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो देखिए 7 अंकित मूल्य जो होता है, 7 के अंकित मान जो होता है 7 ही होता है, समझ गए। अगर आपसे प्रश्न पूछता है इस तरह का तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बच्चा इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ देखिए जब भी आपसे पूछे ना कि अंक दे दे, संख्या का दे दे, और बोले कि 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर पूछे, तो देखिए 7 के अंतिम मान जो होता है 7 ही होता है, तो यहाँ भी 7 होगा और यहाँ भी जो है आपका 7 होगा, तो 7 में से माइनस करेंगे 7, तो हमारा 0 आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर 0 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ना नहीं है बाबू आपका, वो गलती हो जाएगा। ये जो है पैलेस वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पर पैलेस वैल्यू पूछता तो यहाँ पर 700 हो जाता है और यहाँ पर 70 हो जाता है, तो इसको जोड़ते तो 770 आपका ये आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, अंकित मूल्यों के बीच की अंतर पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, समझ गए। अंकित मूल्यों के बीच की दूरी 7 - 7 हो जाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि 7 के अंकित मान जो होता है 7 ही होता है, समझ गए। तो 7 का अंकित मान इसका भी 7 हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो इसका 7 हो जाएगा और इसका भी 7 हो जाएगा, तो 7 में से माइनस करेंगे 7, तो हमारा 0 आ जाएगा, समझ गए। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्ण संख्या के लिए कौन सा सत्य नहीं है, इसके ऊपर बताना है, समझ गए। एक और मैं बात बोल दी, कोई भी संख्या के अंतिम मान जो होता है, अंतिम मान बोले तो वही संख्या स्वयं होता है, समझ गए। ये वाला जो प्रश्न बोले हैं, ये वाला अगर यहाँ पर 8 का पूछता ना, तो यहाँ पर तो 8 नहीं है 2 में, अगर कोई में मैच कर रहा देखिए तो 2 है 2, अगर 2 का भी पूछता तो यहाँ से भी 2 निकलता और यहाँ से भी 2 निकलता, तो 2 2 0 ही हो जाता। जब भी आपसे कोई भी संख्या के अंकित मान वो पूछे तो वह स्वयं अंक होता है, समझ गए। अगर हम बात करें अब 34 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्ण संख्या के लिए सत्य नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो देखिए a + b = b + a होता है। क्यों होता है भाई, अगर हम करेंगे 2 + 2, मान लेंगे 2 + 3 करते हैं और यहाँ पर करते हैं 3 + 2, तो क्या होगा, देखिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको b मान लिए, इसको a मान लिए, तो ये तो हमारा दोनों ही ना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ देखिए a - b मतलब 2 - 3 करते हैं और यहाँ पर 3 - 2 करते हैं, यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, समझ गए, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये मैच करने नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर हम बात कर लिए ये वाला का, सी नंबर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, सी नंबर का देखिए, तो यहाँ पर हम अगर ए का मान 3 रखते हैं, इसका ए का मान 3 और बी का मान 2 रखते हैं, और यहाँ पर हम बी का मान अगर 2 रखते हैं और ए का मान 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ दोनों इक्वल आ रहा है। यहाँ भी कीजिएगा तो आपका इक्वल ही आएगा, a + b + c, यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ भी इक्वल आएगा। तो कहने का अर्थ है कि ऑप्शन बी जो है ना, वो आपका सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। देखिए a - b = b - a नहीं होना चाहिए, समझ गए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर किए हैं। तो देखिए एक का आंसर -2 आ रहा है और एक का आंसर 1 आ रहा है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया और उसे भागफल जो है कितना आया, 21 आया, शेषफल उसके जो है 3 मिला। अपनी गलती को एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, तो अब कितना जो है भागफल आएगा,
यहाँ पर प्रश्न आ गया, और शेषफल कितना आएगा। तो देखिए ये तो इजी प्रश्न है आपके भागफल वाला प्रश्न। इसको बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले आपको भाग तो आता होगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा ये भाग को। देखिए अगर हम बात कर ले यहाँ पर 9 से जो है क्या किया है, इसने विभाजित किया है किसी संख्या को। यहाँ पर मान लेंगे कोई संख्या है, इसको मैं मान लिया, तो उसको कितना आया है, यहाँ पर जो इसको भागफल 21 आया है और शेषफल उसको 3 आया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो 9 से विभाजित, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं भाजक, जिससे हम लोग भाग को लगाते हैं, और जिसमें लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। याद रखिएगा, ये भाज्य इसको बोलते हैं। और ये जो है हमारा क्या हो गया, भागफल हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा, भागफल, समझ गए, भाग ये फल हो जाता है, और ये जो होता है हमारा शेषफल हो जाता है। ये बातें जो है आपको शेषफल, ये बातें आपको याद रखना चाहिए कि किसे हम लोग, इसे हम लोग भाजक बोलते हैं, इसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, और इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो यहीं से एक फार्मूला निकल के आया है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे इसका फार्मूला आता है कि भाज्य, अगर जो भी पूछे, भाज्य इक्वल भाजक, देखिए यहाँ पर इसको रब कर दूँ थोड़ा, भाज्य इक्वल भाजक गुणे भागफल, यस हाँ, गुणे भागफल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आपका शेषफल हो जाएगा। समझ गए, शेषफल, यहाँ पर नहीं आ रहा शेषफल। अब इसी फॉर्मूला से हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर भाजक क्या है हमें नहीं पता है, यहाँ 9 से विभाजित किया गया है किसी संख्या को, किया गया है क्या, कितना संख्या को, तो यहाँ तो संख्या दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम भाज्य ही लिखेंगे, यहाँ पर हम भाज्य ही लिखेंगे। चलिए अब हम भाजक मालूम है कितना से किया है, 9 से किया है भाई, 9 मालूम है, और भागफल कितना है, यहाँ देखिए भागफल हमारा 21 है, तो हम 21 गुने कर देंगे। अब प्लस शेषफल हमें कितना मिला है, 3 बचा हुआ है, तो 3 कर देंगे। तो ये देखिए, तो मेरे यहाँ से भाज्य निकल जाएगा, कितना में हम भाग दिए थे, तो 9 से गुना करेंगे 21 में, तो कितना होगा, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, अब प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भाज्य इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 2, 8 एक 9 और यहाँ पर 1, मतलब कि हमारा भाज्य जो है इतना है। मतलब कि जो रानी ने है 9 से मतलब भाग लगाया है कितना में, 192 में, तो बोल रहा है कि 6 से अगर हम भाग लगाएंगे इतना में, हमारा तो भाजक निकल गया, और हमें बताया है कि अगर गलती सुधारने के लिए वो 6 से लगाती है, तो अगर हम 6 से जो है 192 को लगाते हैं तो हमारा कितना भागफल बचेगा और कितना शेषफल बचेगा। तो भागफल हमें मालूम है कि ये वाला भागफल होता है और नीचे हमारा शेषफल होता है। तो ये देखिए 6 से लगाएंगे तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 18, तो ये 18 कटम कटो में 1 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और 2 और 6 दूना क्या होता है 12, तो यहाँ पर 12 जो है हमारा कट गया। समझ गए, तो कितना बचा, यहाँ पर तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 बच गया, और ये जो हमारा भागफल हुआ, भागफल हमारा कितना हो गया, 32 हो गया। तो हमारा कैंसर क्या हो जाएगा, भागफल हमारा कितना हो जाएगा 32 और रिमाइंडर 0। देखिए भागफल हमारा 32 और रिमाइंडर हमारा 0, ऑप्शन यहाँ पर डी देखे। समझ गए, ऑप्शन डी देखे, काफ़ी मैंने बारीकी से समझाया है आपको, आसानी से आप लोग कर लेंगे। समझ गए मेरी बातों को, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं, यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पर ये प्रश्न आपके बनते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम नहीं था कि कितना में भाज्य दिया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भाज्य निकाला और फिर हमने गलती सुधारने के लिए 6 से उसे भाग दिया है, तो हमारा रिमाइंडर हमें 0 आया, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन जो आता है वो हमारा क्या आया, 32 आ गया, मतलब जो भागफल आया वो हमें 32 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 36 नंबर है, और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न जोड़ा है। समझ गए, तुल्य भिन्न जोड़ा है। तो देखिए यह प्रश्न भी बड़ी बारीकी से करना है। जब दो, देखिए याद रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैं इसका आंसर लगा दूं तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 मिनट में मैंने लगा दिया, लेकिन इसको लगाने से पहले आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा। देखिए जब दो भिन्न जो होता है, जब दो भिन्न जो होता है क्या होता है, मैं आपको बता दूं, हर आपस में बराबर होता है तो उसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। देखिए आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अंश और हर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो यहाँ पर इसको हम लोग नोमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। तो देखिए जब जो होता है हर मतलब कि डिनोमिनेटर जो है दोनों का आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। समझ गए, तुल्य भिन्न कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए 3 और 2 दिया है, यहाँ 2 8 दिया है, यहाँ पर 4 7 दिया है, यहाँ पर 4 4, तो इसका बराबर हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंश हो गया और नीचे वाला हमारा हर हो गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि जब दो भिन्न का हर, यहाँ पर 2, मान लीजिए हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 लिखते, और फिर हम अगर यहाँ पर और लिखकर यहाँ पर हम 6 और 8 लिखते ना, तो इसका आंसर यही हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर जो है बराबर है। और ये बात सत्य है कि जब दो भिन्न का, यहाँ पर 2 भिन्न हो गया ना, एक ये भिन्न और एक ये भिन्न, दोनों का क्या हो कि जो हर हो आपस में बराबर हो, वही जो होता है तुल्य भिन्न कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 37 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या पूर्ण नहीं है। देखिए पूर्ण नहीं आपको पूछ रहा है, पूर्ण कहने का मतलब कि क्यूब नहीं है, मतलब कौन सी संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है, घन मतलब क्यूब। देखिए तो यहाँ पर 729 है, 1000 है, और यहाँ पर 333 है, और यहाँ पर 216 है। तो अगर आपने स्क्वायर और क्यूब रूट आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा 729 जो होता है किसका होता है, 9 का क्यूब करेंगे ना तो आपका 729 हो जाएगा। तो ये तो भाई है हमारा 1000 होता है आपका 10 का क्यूब। 10 का क्यूब में देखिए यहाँ पर 10 गुने 10 करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 10 गुना करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ये भी क्यूब है। 333 जो है डाउट है, ये नहीं होता है। 216 किसका होता है, अगर आप इसको कीजिए कितना से, 216 आपका 6 का होता है। यस 6 का कीजिएगा, 6 का क्यूब तो आपका 216। देखिए 6 गुने 6 कितना हो जाता है आपका 36 हो जाता है, और फिर 6 से गुना कीजिएगा तो 36, और 18 में आप कितना जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा तो आपका 21 हो गया ना 216। तो ये बातें हो गई, समझ गए। तो कहने का अर्थ है कि ये भी आपका मिल गया, ये भी आपका मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि 333 जो है किसी का घन क्यूब नहीं है, मतलब पूर्ण घन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ देखिए प्रश्न को 38 नंबर आप पढ़िए, तब तक मैं इसे थोड़ा रब कर दूँ नीचे ताकि बनाने में सहूलियत हो। यहाँ देखिए यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई। शिखा क्या करी कि एक ईंट भट्टा पर गई और वहाँ पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य जो है 2500 प्रति 1000 रुपये ईंट है, मतलब 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट है। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है तो वह कितना ईंट खरीद सकती है। ये प्रश्न काफ़ी इजी है और आपको समझने का फिर आप आसानी से कर लेंगे, समझ गए। तो देखिए इस प्रश्न को करने से पहले बातों को समझ ले। यहाँ पर बोल रहा है कि शिखा जो है एक ईंट भट्टे पर जाती है और ईंटों का मूल्य जो है 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट है, समझ गए। 2500 रुपये का 1000 ईंट, तो उसके पास अगर 400 मतलब 4000 रुपये है तो वो कितना ईंट खरीदेगी। उसके पास 4000 रुपये है तो वो कितना ईंट जो है खरीदेगी। तो देखिए पहले तो हम ईंट का लिख लेते हैं। ईंट जो है यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर हमें मालूम है कि 2500 रुपये क्या है, ईंट जो है 2500 रुपये प्रति जो है क्या है, प्रति लिख दो इसको प्रति 1000, मतलब 2500 रुपये में 1000 ईंट, समझ गए। तो यहाँ पर हम अगर 1 रुपये के निकालते हैं कि कितना ईंट मिलता है तो हमें मालूम है कि 2500 करेंगे, सॉरी 1 रुपये का निकालना है ना। तो 1 रुपये का निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 रुपये का निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कट कीजिए। यहाँ पर 1 रुपये का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो मालूम है कि 1000 में ईंट मिल रहा है तो 1000 ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2500 लिखेंगे। तो ये जो है हमारा 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया, ऊपर हमारा 10 नीचे हमारा 25, समझ गए। तो इसे आप चाहेंगे तो यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं काटने का मन हो तो छोड़ भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो ये 2 हो गया, यहाँ हमारा अपना 5 हो गया, मतलब कि 2 बाई यहाँ पर 5 कहने का अर्थ हो गया। इसको दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी काटते हैं तो चलेगा, समझ गए। बातों को हम समझाने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए अब हमें मालूम है कि 4000 रुपये का कितना ईंट आएगा, तो 4000 रुपये का तो हमें मालूम चल गया कि 1 रुपये का इतना ईंट, तो 4000 रुपये कितना ईंट, तो 2 गुने 5 मतलब 2 बाई 5 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 4000 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पर से 40 और 0, समझ गए। 0 0 2 शून्य हो जाएगा 800, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600, समझ गए। ये जो है हमारा 1600 ईंट हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, देखिएगा 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर इसको काटते भी ना तो कितना करता है, यहाँ पर हो काटते तो कितना हो जाता है 0.4 आता है अप्रॉक्स, आपके 0.4 आ जाता है 4 5 20, और यहाँ पर भी आते गुना करते कितना से 4 तो इतना ही आता है, समझ गए। तो 1600 ईंट हो जाता है, आपको काटने की जरूरत नहीं था यहाँ पर, समझ गए मेरी बातों को। तो 1600 ईंट जो है आपका यहाँ पर आ गया। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहले देखिए हमें मालूम है कि 1000 ईंट का दाम जो है 2500 रुपये है, तो देखिए 2500 रुपये प्रति 1000 लीटर मतलब 1000 है, और यहाँ पर हम 1 रुपये का निकालेंगे तो 1000 को ऊपर लिखेंगे 2500 को नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि 2500 रुपये में 1000 ईंट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे, नहीं काटेंगे तो भी आ जाता। अगर आपको इसको छोड़ भी देते यहाँ भी काटते तो आ जाता है आंसर, लेकिन मैंने काटा तो 2/5 यहाँ पर आया था, ये 2/5 यहाँ पर आया था, और तो मैं यहाँ पर 4000 रुपये का ईंट निकाला तो 2/5 गुने 4000 किया तो यहाँ पर 1600 ईंट आ गया। इसलिए प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया होगा, समझ गए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीचे बच्चे स्कूल में बहुत सारे हल्ले कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, फिर भी इग्नोर करेंगे उसे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए मिनी जो है एक लड़की है जो कि अपनी शिक्षिका को कहती है कि मैंने एक जो है आयत बनाया, मान लें कि इसने एक आयत बनाया और ये सभी भुजाएं जो है क्या है 4 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा, बताइए उसके बारे में, सही कथन को चुनना है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन देखिए, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती।
क्या आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है? होती है। देखिए यह भुजा इसके बराबर होता है और यह भुजा इसके बराबर होता है, तो ये तो बात गलत हो गया, हमें सत्य है, यहाँ पर लिखना चाहिए ना बराबर होती है, तो ये गलत हो गया। सभी वर्ग आयत होते हैं, जी यह बात सत्य है। सभी वर्ग जो होते हैं ना, जो ये वर्ग होते हैं सभी आयत होते हैं, समझ गए। लेकिन सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते, सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग जो होता है आयत होता है, समझ गए। तो ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं, दोनों में संबंध होता है, ये भी गलत है। कहने का अर्थ है कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि सभी वर्ग जो होते हैं आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते हैं। और वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। वर्ग की जो भुजा होती है ना ये वाला, ये सभी आपस में बराबर होती है। अगर ये दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, लेकिन आपके रिक्टेंगल जो आपका आयत भी होता है इसकी भी भुजा जो होती है बराबर होती है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर बोल रहा है, देखिएगा समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है 4:5:6 है, उनके कोणों का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह तो जो है आपके बचपन वाले प्रश्न आगे, थोड़ा इसमें रब कर दूँ ताकि बनाने में यहाँ पर आसानी मिलेगा। ये वाला प्रश्न मैं नीचे ही सॉल्व करूँगा, तब तक आप लोग खुद सॉल्व करें। और ये ईजी प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि त्रिभुज एक बना लीजिए, उसमें जो है आपके तीनों कोण का जो है अनुपात दिया हुआ है, कितना है 4:5:6 दिया हुआ है। अब उसका बोल रहा है कि उस कोणों का मान कितना होगा। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज जो होता है उसका समकोण या कोई भी कोण का टोटल मान कितना होता है, 180 होता है। तो x मान के आप बना लीजिएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ देखिए समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। मैं कलर चेंज कर दिया। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, देखिए एक त्रिभुज है और यहाँ पर बोल रहा है कि इसको हम ABCD मान लेते हैं, A B और C मान लिए। और यहाँ पर जो है तीनों का कोण दिया, मान लें कि इसको A माने तो इसको 4x मान लेते हैं, इसको B माने तो इसको 5x मान लेते हैं, इसको C माने तो इसको 6x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपने बनाया होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होता है, टोटल एंगल कितना ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री होता है ना। अब इसको तो आसानी से बना लीजिएगा। एंगल A का मान कितना है 4x मान दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल B कितना दिया है 5x दिया है, इसको थोड़ा 5x, यहाँ देखिए 5x दिया है, 5x हो गया। और एंगल C कितना दिया है आपका, एंगल C हम बात कर ले, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट। ये देखिए एंगल 5x आपका दिया है, एंगल C आपका कितना दिया है 6x दिया है, और टोटल में 180 डिग्री दिया है। यहाँ देखिए अगर 4 और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 5 15, ये 15x आपका हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल 180/15 होगा। और 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15 और दूना 30 कट जाएगा, हाँ 12 आ जाएगा आपका। x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 12 आ गया यहाँ से x का मान। अब हमें जो है क्या निकालना है कि यहाँ पर रेशियो दिया है, तो इसका पूरा क्या बोल रहा है कि इससे कोणों का मान भी निकालना है ना। तो यहाँ देखिए x का मान 12 आ गया, तो यहाँ पर हमारा a का कितना है, एंगल A कितना दिया है 4x, एंगल B कितना दिया है यहाँ पर 5x, और एंगल C कितना दिया है, रुकिए कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आए। एंगल A आपका दिया है, एंगल B आपका दिया है, और एंगल आपका C दिया है कितना 6x। अब यहाँ पर 4 × 12 करेंगे, और यहाँ पर 5 × 12 करेंगे, और यहाँ पर 6 × 12 करेंगे। यहाँ पर कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 5 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48 आ जाएगा, समझ गए 48 डिग्री आ जाएगा आपका ये। और 12 25 60 डिग्री आ जाएगा, और बरछक 72 डिग्री आ जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। देखिए 48 60 और 72 ऑप्शन में दिख रहा है, 48 60 और 72 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन C 48 60 और 72 ऑप्शन आपको C मिल गया, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप मुझे बताएंगे। काफ़ी इजी प्रश्न था। यहाँ पर बोल रहा था कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, उससे कोणों का मान निकालना था। तो ये प्रश्न आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुँची। रागिनी एक लड़की है जो कि दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुँचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियाँ यहाँ पर है, रेलगाड़ी A, रेलगाड़ी B, रेलगाड़ी C और रेलगाड़ी D। 4 रेलगाड़ी है। क्रमश यहाँ पर समय भी दिया है। एक जो है 17:05 खुलेगा रेलगाड़ी A, 4:32, 18:30 और 19:15। कहने का अर्थ है कि उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 2 बजे कहने का मतलब है कि वो 14 बजे, 12 2 14 होता है, 14 बजे वो स्टेशन पहुँचती है। और यहाँ पर देखिए 17 बजे है, और अगर हम 4 बजे की 4:32 की बात करें तो इसको हम बदलेंगे तो 16:30 हो सकता है। अब देखिए अब 14 बजे पहुँचती है वो, मान लें कि 14 मतलब 2 बजे पहुँचती है, तो एक जो है 14 यहाँ पर 17:05 मतलब कि इसको 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 4 वाले तो 14 2 घंटा 30 मिनट, और एक और जो है 14 और यहाँ पर कितना घंटा, यहाँ पर 4 घंटे इंतजार करना पड़ जाएगा, और 14 यहाँ पर 5 घंटा इंतजार करना पड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ है अब यहाँ पर आप बताइए कौन सा समय कम ले रहा है।
देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3 घंटा करना पड़ रहा है, यहाँ देखिएगा तो 2 घंटा 30 मिनट करना पड़ रहा है, यहाँ पर जो है आपका 4 घंटा 30 मिनट करना पड़ रहा है, और यहाँ पर बात करें तो 5 घंटा 15 मिनट करना पड़ रहा है। तो सबसे कम समय कहाँ लग रहा है? 16:30 वाला में, मतलब 4:32 वाला में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। लेकिन बहुत सारे बुक में क्या है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। बहुत सारे ऑप्शन जो है ए भी दे दिया है, पता नहीं किस कारण दिया है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को किए हैं तो जरूर मुझे बताइएगा। इसका आंसर बहुत सारे बुक में जो है ए भी दिया है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करें तो यहाँ देखिए 14 बजे पहुँचता है, वो 16:30 में पकड़ेगा, 2.5 घंटा उसे वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 17 मतलब कि 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो यही ट्रेन ना पकड़ना चाहिए उसे, बी नंबर वाले। तो इसका आंसर बी होगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। थोड़ा मैं इसे रब कर लूँ ताकि आपको बताने में सहूलियत हो जी। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आप पढ़े और करें, खुद करें, या इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे में देखिए रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। रीता जो है अपने क्षेत्र की वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट और 16 फीट आकार एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। वो 11 मतलब 16 लंबाई गुने चौड़ाई का वो जो है एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प जो है वो है कि 1.5 गुने 1.5 फीट, और दूसरा जो है 2 गुने 2 फीट, और तीसरा जो है 2.5 गुने 2.5 फीट, और चौथा जो है 3 फीट गुने 3 फीट। ये 4 विकल्प जो है उनके पास है। अब आप बताइए कि सामुदायिक कक्षा के लिए उन्हें किस प्रकार की या किस आकार का टाइल्स जो है खरीदना चाहिए ताकि उसके टाइल्स बिना काटे मतलब लगाया जा सके। नहीं होता है कि टाइल्स हम लोग खरीदते हैं तो बड़ी काट कूट करना पड़ता है, लेकिन अगर रूम का आकार साइज सही हो तो उसको इस तरह अरेंज किया जाता है कि बिना काटे जो है टाइल्स को लगाया जा सके। तो यही प्रश्न है आपका, और इसे करना है, आप आसानी से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा आइए हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ बोल रहा है कि रीता जो है अपने क्या है क्षेत्र की वार्ड सदस्य है। इसे जो है 11 गुने 16 फीट मतलब लंबाई गुने चौड़ाई के आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है, और फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। एक पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। सामुदायिक कक्षा में उसे किस प्रकार का टाइल्स खरीदना चाहिए ताकि उसे टाइल्स बिना काटे हुए लगाना चाहिए। तो देखिए पहले तो हमें मालूम है कि कमरा का आकार कितना है भाई? कमरा का आकार 11 गुने 16 फीट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है फीट स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम बात कर ले कि बिना काटे टाइल्स वाला टाइल्स लगाना चाहते हैं तो लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सबका सेम ही है, लेकिन देखिए जब भी दशमलव की बात हो वहाँ नहीं लेना चाहिए। तो परिपूर्ण की बात की जाए तो हम यहाँ पर 2 को ले सकते हैं। देखिए लंबाई की बात करें तो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो फिर भी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या है कि टाइल्स की संख्या निकालना है। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि कमरा का क्षेत्रफल, अब चाहेंगे तो उसे तोड़ भी सकते थे, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है। ये देखिए क्षेत्रफल, और यहाँ पर हो जाता है टाइल्स का क्षेत्रफल। थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि आप ऊपर तो 11 गुने 16 कर सकते हैं, और नीचे आप 2 गुने 2 कर सकते हैं। काट कूट कीजिए इसको भाई। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कीजिएगा 4 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 44, यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितना, 44। आकार के टाइल्स चाहिए ताकि टाइल्स के बिना काटे छींटे लगा सके, तो कितना आ जाएगा, 44 टाइल्स लगेगा बिना काटे हुए, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 2 फीट और 2 फीट लेंगे लंबाई और चौड़ाई, तो समझ गए, बिना काटे बाटे। कितना एरिया के लिए, कमरा का आकार के लिए 11 गुने 16, समझ गए, ये फीट जो दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, उसको अपना भार दर्ज करने को कहा, फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार को तौला और औसत भार जो है 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उसे पता चला कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार जो है प्रयोग किया है, जो कि 25.9 की बजाय जो है उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया है। तो समूह का औसत भार कितना होगा ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं सबसे पहले उसी के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अ से स्टार्ट कीजिए कि यहाँ पर जो है 8 बच्चों का भार कितना दे दिया है, यहाँ पर दिया है 38.2 किलोग्राम दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर टोटल भार निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 38.2, तो इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 1 बचा, 8 8 64, 65 के 5 बचा 6 और 8 3 24 और 30, समझ गए, 6 जोड़ेंगे, इतना हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो गया। एक विद्यार्थी का भार जो है इतना मतलब है 25.9 है, लेकिन प्रयोग में इतना किया गया है, समझ गए। तो क्या करेंगे, तो सही औसत भार निकालेंगे।
तो देखिए सही औसत भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है टोटल भार ये आ गया 305.6 kg, थोड़ा मैं उससे ऊपर कर लूँ और माइनस करेंगे यहाँ पर कितना 29.5। क्यों? क्योंकि यह जो है उनका गलती से लिखा गया है। अब उसका प्लस कितना करेंगे 25.9 जो कि सही था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, केजी का ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे आपका 8 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस है तो ये दोनों जुटेगा नहीं, ये माइनस और ये प्लस तो जुड़ता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इससे जुड़ जाएगा, समझ गए। ये जो है इससे जुड़ेगा, ये जोड़ेंगे हम इसको 305 प्लस 305.6 kg प्लस 25.9 kg। तो इसको जोड़िए, यहाँ पर देखिए 305.6 और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 25.9। तो 9 पचे 15 और 5 5 10 1 11 आ गया ना। अगर हम बात करें 11 और फिर यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये ना है 6 9 पचे 15, ठीक है, और 5 5 10 1 11 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब कि 331 आ जाएगा। तो अगर हम बात कर ले 331.5 और माइनस हमारा 29.5 हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो इसमें से घटाइए 5 5 तो क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर तो शून्य हो जाएगा दशमलव। फिर यहाँ पर 11 में से 9 नहीं जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचा, ये 2 बच गया, हासिल लिए थे तो 2 2 क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 3 बच जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 8 बच जाएगा। ये तो हमारा कट जाएगा 302/8। अगर हम इसको भागा करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 24। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर 7.5। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। इतना जो है आपका किलोग्राम हो जाएगा 37.75। इसका आंसर आपको दिख रहा है कहीं पर 37.75 किलोग्राम, समझ गए। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। ये तो इजी प्रश्न होता है आपका, 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ से, एकदम इजी प्रश्न होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह सीरीज देखिए यहाँ पर 9 9 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 8 8 दिख रहा है, यहाँ पर 7 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 6 दिखेगा। तो यहाँ देखिए 9 8 7 यहाँ पर 6, ये तो एकदम कन्फर्म है दिखेगा। फिर एक एक वर्ड बढ़ा है जहाँ से कंपेयर हुआ है उसका आगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लिए 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 यहाँ पर आपको मिला, बाकी सब मिल रहा है लेकिन अब भूल जाइए। अभी माइनस कीजिए कितना, यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और डिवाइड आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो कीजिए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 7 6 0, 5 में से माइनस करेंगे 5 तो 0 हो जाएगा और डिवाइड यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कीजिए आपको। हम मान लीजिए कि 8 भी लिखे, तो यहाँ भी देखिए ये तो 4 है तो होगा नहीं, ये भी 4 है तो होगा नहीं, 5 5 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर घटाने के बाद पता चलेगा कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन डी सही है। तो देखिए 8 से जब हम भागा देंगे तो भागा कीजिए इसको, तो जब आप इसको 8 से भागा दीजिएगा, लीजिए मैं इसको इधर ही 8 से भागा दे देता हूँ। तो देखिए एक बार में 8 लगाइएगा एकदम नॉर्मल तरीके से, फिर 2 बार में यहाँ पर 16 लगाइएगा, कट गया 2 7 हो गया। फिर यहाँ पर 3 बार में 24 लगा सकते हैं, यहाँ पर 3 36 आ गया, तो 36 नहीं कटेगा तो 4 बार में फिर यहाँ पर 32 लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा 4 0 आ जाएगा, 5 बार में आपका 40 कट जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्रियांशु के पास 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है, वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 1 नोट का उपयोग करती है। यदि राशि बनाने के अन्य तरीके और हो सकते हैं, यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को अपेक्षित कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रियांशु के पास जो है 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है, समझ गए, और उसे जो है कितना बनाना है 50 रुपये बनाना है। तो यह जो है 20 रुपये की क्या कर रही है कि 2 नोट मतलब कि 40 रुपये हो गया, और 10 रुपये का 1 नोट मतलब कि 10 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 50 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या अन्य तरीके भी हो सकते हैं। हाँ भाई हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो 20 गुणे 1 करेंगे, 20 का नोट 1 लेंगे तो 20, और 10 का नोट अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 30, तो 30 20 50। बाकी जो है हमारा और कोई तरीका आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, समझ गए, और कोई तरीका लगाएंगे नहीं दिखेगा। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो तरीका है बनाने का, कितने तरीका से बना सकते हैं, तो केवल एक तरीके से बना सकते हैं, समझे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है कि बोल रहा है कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों के सामने रखा, इसमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है।
देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहने का अर्थ है कि यदि दो संख्याओं का खुले अंत वाले प्रश्न के प्रश्न हल करने का न कोई निश्चित विधि होता है, ना ही कोई एक निश्चित तरीका होता है, उसी को हम लोग मुक्त उत्तर कहते हैं। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यदि दो संख्या का योग 15 है तो उसमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या का योग जो है 15 है तो एक संख्या यहाँ पर 7 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु के 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। तो 7 गुने 5 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। ये हो गया। ये कोई मुक्त है, ज़्यादा यहाँ पर जो है सोचने समझने की मतलब हो रहा है, एक से अनेक तो नहीं हो रहा है, एक ही ना हो रहा है। लेकिन खुले अंत वाले प्रश्न के प्रश्न का हल करने का ना कोई निश्चित विधि होता है, ना ही कोई तरीका होता है, समझ गए। उसका उत्तर किया जा सकता है। प्रश्न हल करने की विधियाँ एक से अधिक हो सकते हैं, समझ गए। अगला देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या होगी। अब ये प्रश्न कर सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग जो है 17 है तो इसका योग क्या होगा। क्योंकि ये देखिए प्रश्न जो है कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग जो है 8 हो, समझ गए। तो ये हो सकता है। अब देखिए 17 में से क्या जोड़ किया जाए कि 23 हो जाएगा, तो इजी प्रश्न है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, समझ गए। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7 प्लस अगर 10 करते हैं तो यहाँ पर 17, अतः मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। क्योंकि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका कोई योग 8 हो, यहाँ पर जो है 8 होगा तो ये संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य क्या है। देखिए कक्षा में स्थानीय मान मतलब कि पहले से वैल्यू, समझ गए। संकल्पना को विकसित करने के लिए एक पहेली, शिक्षक ने पहेली का उपयोग किया कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई। योगात्मक मूल्यांकन करना या कक्षा की एक रसता का भंग करना, ये तो होगा ही नहीं। स्थानीय मान की बंद सिरे वाला प्रश्न होगा कि नहीं होगा, बताएं मुझे। तो देखिए ये भी नहीं होगा, बंद सिरे वाला योगात्मक नहीं होगा। योग थोड़ी आ है। आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी होगा। जब भी मतलब शिक्षक जो है अगर पहले से वैल्यू मतलब जो आपका दहाई इकाई के बारे में बताना हो तो इसकी संकल्पना के लिए उसने पहली बुझाया कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई, मतलब कि 5 दहाई और 4 इकाई, ये कहने का अर्थ है कि 5 इकाई मतलब 5 जो है ये आपके 5 दहाई बोल रहा है ना। देखिए 5 दहाई और 4 इकाई मतलब कि 5 दहाई पर और 4 जो है इकाई पर। इसकी बात तो आधार 10, देखिए आधार 10 और बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना प्रबलित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है प्राथमिक कक्षाओं में। पहला, दृश्यकरण कौशल को विकसित करना। दूसरा, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना। तीसरा, दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर जो मैं बात करें कि आपका जो दृश्यकरण कौशल का विकसित करना आकृतियाँ दिखाकर ये होता है, और दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल की वृद्धि करना, सोचने के लिए विकसित करना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, समझ गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 जो है सही है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। जो भी बच्चे दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके लिए उनका किस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जियो बोर्ड्स और यहाँ पर है देखिए जियो बोर्ड और यहाँ पर है जियो जेब्रो और फिर यहाँ पर है गिनतारा या अबेकस बोलते हैं इसको, ग्राफिक्स कैलकुलेटर। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो हम लोग जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो है जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है गिनतारा जो अबेकस का होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 और 3 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा। जीरो बोर्ड जो होता है लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिसके अनेक कीले लगे होते हैं, और जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे की इस्तेमाल करके बच्चों को खुली एवं बंद आकृतियों को सिखाया जाता है, समझ गए। जीरो बोर्ड प्राथमिक स्तर के गणित के शिक्षण हेतु काफ़ी उपयोगी माना जाता है। और गिनतारा तो आप सभी लोगों को मालूम है अबेकस गणना करने की एक ऐसी मैनुअल सहायता है जिसमें मोतियों या डिस्क होते हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं प्रेम भीतर लाठी से जो है तार के अंदर पिरोया होता है, इस तरह का आपने देखा होगा अबाकस को।
तो इस तरह पिरोया होता है, इसी को गिनते हैं, समझ गए। इसमें 5-10 ऐसे होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ देखिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आपका ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रबलित करता है। देखिए, मान लीजिए कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका जो है ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण के लिए विचार करती है। तो क्या है, पहला देखिए, सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। क्या यह बात सत्य है कि गलत है? ये बात तो गलत है भाई, सीबीएसई ने अनुशंसा नहीं की है। अगला देखिए, एक नियत क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। नहीं, ये भी गलत है। आकृति किसी भी वास्तविक शिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमण से गणित के कक्षा के पार ले जाने के प्रोत्साहित मिलेगा। यही तो आपका सही हो जाएगा। जब हम बच्चों को जो है किसी ऐतिहासिक स्थान पर ले जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ होते हैं, गणित होते हैं, साइंस होते हैं, तो उसकी गणित कक्षा के पार ले जाएगा और साथ ही साथ प्रोत्साहित मिलेगा। अध्यापक ने निर्धारित समय में पहले ही अधिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन इसका सही सी आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक कक्षा में एक गणित की अध्यापिका अपने छात्र के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और समा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चिया के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लाकर उसकी सहायता कर सकते हैं? अब इसको यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न को, कि आपको जो है क्या करना है कि आरोही और अवरोही क्रम में लाकर इसको बताना है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी दिया है, इतने सारे बैग हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बैग ए का दाम जो है 4000 कुछ रुपया दिया हुआ है, बैग बी का दाम 2000 रुपया दिया है, बैग सी का दाम दिया है 1934 रुपया, बैग डी का 3475 रुपया, बैग ई का दाम 2937 रुपया, बैग एफ का दाम 3004 रुपये। तो अब ये जो है देख लिया आपने, बैग देख कर चकरा के, कभी भी आप दुकान में जाते हैं बैग के दामों को देखते हैं तो आपके दिमाग चकरा ही जाते हैं, समझ गए। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रश्न के उपयोग में केवल अवरोही एवं आरोही क्रम की अवधारणा दृढ़ हो सकती है। दूसरा, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पना के परिचित के लिए कर सकती है। यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्या पर मूल सक्रियाएं का नहीं वाला तो गलत ही हो जाएगा, समझिए। जहां भी आपको दिखे वो तो निगेटिव वर्ड ही हो जाएगा। शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, बचना नहीं चाहिए। अब ये दो ऑप्शन, एक और दो ही में से कोई सही है। प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम ही अवधारणा दृढ़ हो सकती है। नहीं, आरोही और अवरोही दोनों हो सकता है ना, केवल यही हो सकता है। केवल लग गया मतलब कि ये टैग वर्ड है निगेटिव, समझ गए। केवल लगा काट दीजिएगा। तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन वो छटाई की संकल्पना के परिचय के लिए कर सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर दुकान पर जाती है, 5-6 बैग देखती है तो उसका चकरा जाता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि नीचे दिए गए आपको कौन सा कथन सत्य लग रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सत्य है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित कक्षा के दृष्टिकोण से निरूपित करता है? पहला, छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। पहला, ये तो गलत हो जाएगा, स्मरण कर रहे हैं नहीं भाई, सूत्रों को तो होगा नहीं। कक्षा में केवल लग गया, टैगवर्ड आ गया, नहीं होगा। एकदम केवल लग गया, टैगवर्ड नहीं लगेगा। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल भी जो है आपका टैगवर्ड है, निगेटिव टैगवर्ड है, ये होगा ही नहीं। मतलब कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ हो और उसको क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और हल भी कर रहे हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये जो नकल है, जो आपका केवल है, ये क्या है कि निगेटिव टैगवर्ड है और जहां भी आपको दिखे काट दीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका 53 नंबर यहाँ पर है कि गणित में आकलन के संसाधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पर बोल रहा है कि गणित में आकलन के संसाधन के रूप में आपका बोल रहा है कि गणित के संसाधन के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपाख्यानात्मक अभिलेख जो रिकॉर्ड होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? पहला कथन देखिए, यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और चित्र कार्य का सम्मिलित करता है। दूसरा, यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणत्वा और उल्लेखित मापदंड पर जांचता और उसे अंकित करता है। तीसरा, यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के विशेष, मतलब यहाँ पर देखिए निगेटिव टैगवर्ड आ गया, प्रक्रिया होने या ना होने का अंकित करता है। चौथा,
दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चों की प्रगति के लिखित रूप से समावेशित करता है और आलोचनात्मक दृष्टांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन डी जो दिख रहे हैं आपका ये सही उत्तर है। समझ गए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है। तो अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने कक्षा में गुणज का परिचय योग की पुनर्वृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गुण का परिचय औपचारिक रणनीति से कराते हुए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उसके अनुभवों का उपयोग में ला रही है। दूसरा, गुणज की बहुत औपचारिक कलन विधिया को पढ़ा रही है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। समझ गए, ये तो गलत हो जाएगा। बहुत सा समय नष्ट कर रही है। जहाँ भी नष्ट कर रही है समय की बात हो, ये तो गलत ही हो जाएगा। केवल लग गया। देखिए यहाँ पर टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। छात्रों को व्यस्त कर रही है और अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है, ये तो इसी तरह गलत होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कक्षा 3 की अध्यापिका जो है अपनी कक्षा में गुणज की परिचय योग की पुनर्वृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। तो इसे कहने का अर्थ है कि गुणज का परिचय औपचारिक रणनीतियों से कराते हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उसके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। इसका आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समझ गए, डी ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है कि एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद की उंगली रख कर और क्रम के उस संख्या नाम बोलते हुए कर रही है। मतलब एक बच्ची जो है गेंदों की गणना एक गेंदों पर उंगली रख कर और क्रम से उस संख्या के नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की है। उसने क्या किया कि कुछ गेंदों को जो है 2 बार गणना कर दिया। इस बच्ची ने पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। इस बच्ची में जो है पूर्व संख्या की जो संख्या सीखा है उसने, उस संख्या को और मजबूत करने की क्या मतलब अवधारणा है, अभी किस मजबूत करना चाहती है। पहला देखिए, एक से एक संगतता मतलब एकाकिक संगति, पंक्तिबद्धता और वर्गीकरण और गणना संख्या। बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए बच्ची जो है मतलब गणना तो कर रही है लेकिन बीच में क्या कर रही है, कुछ छोड़ दे रही है। तो यहाँ पर जो है एक से एक संगतता मतलब कि एकाकिक संगति जो होता है वह जो है बच्चों की गलती कर रही है। समझ गए, अगर विद्यार्थियों की गणना में गलती करती है तो बच्चों को क्या करना है कि वर्गीकरण करने के लिए सिखाना चाहिए। और विद्यार्थी गेंद छूकर अलग अलग रखना चाहती है जिससे गेंद एक ही बार गिनती न कर सके। तो गणित के अंतर्गत बीजगणित, ज्यामिति, संख्या विधि आदि आते हैं। तो सबसे बेहतर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, एकाकिक संगति मतलब कि अलग अलग उठा के गणना करे, एक साथ नहीं संगति करे। समझते, इसमें बच्चा गलती नहीं करता, उतना गलती नहीं कर पाता। समझ गए मेरी बातों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए गणित के भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। गणित के जो भ्रांति है मतलब जो निगेटिव भावना होती है उसको दूर कैसे करेंगे। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उसके कई बार दोहराएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास और ड्रिल से कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो देखिए कलन विधि का दोबारा की बात तो करता ही नहीं है। बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ड्रिल करेंगे लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का नहीं। एक ही तरह के प्रश्नों को एक ही तरह के कहाँ से करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, बहुत बच्चों को जो है उदाहरण और गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे ताकि बच्चों के जो मन में गणित के प्रति जो भ्रांतियों है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दे दिया है ये प्रश्न 1 नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, मिश्रित प्रकार की समस्या देखकर, देखिए यहाँ पर 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10 - सभी है। क्या है यहाँ पर, जोड़ भी है, गुना भी है, घटाव भी है और यहाँ पर क्या है, भाग भी है। तो यहाँ देखिए मिश्रित प्रकार की समस्या देकर वे अपने बच्चों के समस्या समाधान कौशल का प्रशिक्षण कर रही है। दूसरा, वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। तो होगा नहीं, भाषा का तो यहाँ प्रशिक्षण हो ही नहीं रहा है। समझ गए मेरी बातों को। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। तो ये हो सकता है विद्यार्थियों को कुछ हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, कार्य देकर वो अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी जो है सही है कि वह क्या कर रही है कि विभिन्न तरह के जो समीकरण है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, जो क्या कर रही है कि बच्चों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उद्देश्य से उच्च उद्देश्यों को सूचक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक है। पहला, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्क का निर्माण करना चाहिए जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। ये बात जो है आपका सही लग रहा है। दूसरा देखिए, गणित शिक्षा बच्चों के आंतरिक संसाधन जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क निष्कर्ष और निकालने वाली होनी चाहिए। ये भी बात सही है। तीसरा देखिए, बच्चों को गणित को जीवन गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने, मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। ये बात सही है। कहने का अर्थ है गणित शिक्षा रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण, ये नहीं होगा, रोजगार विक नहीं होता है लेकिन कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। तो कहने का अनुसार है कि ऑप्शन बी 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न जो कि देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए 59 नंबर प्रश्न है कि आपका बोल रहा है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या, देखिए इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे वह 5 स्तरों को पूरा करे। यह स्तर नीचे इच्छा अनुसार क्रम में लिखे गए हैं। पहला देखिए, पूछे गए कार्य को समझना। दूसरा, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, आवश्यक गणितीय संक्रियाएं को करना। चौथा, गणित मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। और पांचवा, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शन करना। तो देखिए इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है कोई भी बच्चा जो है मतलब इबारती सवाल को कैसे करेगा, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना। सबसे पहले कोई बच्चा जो है समस्या को पढ़ेगा, सबसे पहले तो समस्या को पढ़ेगा ना, तो 1 नंबर ये हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद क्या होगा, 1 नंबर में ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, पूछे गए कार्य को समझेगा। समस्या को पढ़ा तो पूछे गए कार्य को समझेगा। फिर क्या करेगा वो कि गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता रहेगा। उसके बाद क्या करेगा कि आवश्यक गणितीय सक्रियाओं को करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि वो उत्तर को अर्थपूर्ण रचना का प्रकार मतलब प्रदर्शित करेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, 5। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा। और ये देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, गणित के शिक्षण के पेशेवर विकास के निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। देखिए गणित के शिक्षण के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा नहीं है। पहला, गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये नहीं है। मतलब नहीं बोल रहा है ना, तो ये है, ये तो है। कार्यशालाओं में उपस्थित होना ये है आपका। मैं इसे थोड़ा बैक कर दूं जी, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये क्या आ गया, ये इसको मैं बैक करूं जी। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थिति होना, ये तो बात सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर गणित अधिगम के संसाधनों का विकसित करना, ये भी है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, ये नहीं है। समझ गए। ऑप्शन सी जो है इसका पेशेवर विकास नहीं है, बाकी सब है। शिक्षक विकास जैसे कि आपके जो फैकल्टीज डेवलपमेंट के कार्यकर्ताओं में भाग लेना, ये भी है। ये तीनों है लेकिन ऑप्शन डी वाला नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि गणित का ये सेट नंबर 1 जो कि आपके 1 जनवरी 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे, ये सही प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।